इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। तुम्हें पूरा हक हासिल था कि इन दोनों में से किसी एक को मुस्तरद कर दो। इस बारे में हामिद को कोई लेक्चर देने ना बैठ जाना। मैंने उसे ताकीद की। जलाल से मेरा बराह रास्त राब्ता रहा। हामिद को जरा भी इल्म नहीं कि मेरे और उसके दरमियान क्या बातें होती रही। उसे अंदाजा नहीं हो सका होगा कि मैंने बॉब राफेल को दानिस्ता एक ऐसी राह पर डाला था कि वो अपने खुफिया सफर के हवाले से कोई बात छेड़े। जो कुछ भी हुआ है ये तय है कि इस बार तुमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आईबी वाले इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। सब कुछ इतनी तेजी से रूनुमा हुआ कि खबरों और अफवाहों के साथ तुम्हारा नाम सीना बसीना फैलता चला गया। ये बात हर एक के लिए हैरान कुन थी कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सफारतखाने में मामूर एक सोशल मिनिस्टर पर किस बुनियाद पर हाथ डाला गया होगा। वाकयात इसी तरह रूनुमा होते मगर इनका जिक्र चलता रहता है। यह बताओ कि तुम अपने मिशन से फारिग होकर आए हो या दोबारा शहर से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम है। मैंने पूछा। मैं तो अपनी दानिश में फारिग होकर ही आया हूँ। हल्की सी हंसी के साथ उसका जवाब आया। लेकिन ऐसी मुलाजमत में हर वक्त पाबा रकाब रहना पड़ता है। पता नहीं कब क्या हुक्म आ जाए। वो एक इंतहाई खुफिया इदारे बल्कि तंजीम से वाबस्ता था जो ज़हनों में बसती थी और पाकिस्तान की सरजमीन पर पूरी तरह फाल थी। मगर दस्तयाब कागजात पर कहीं उसका कोई सुराग या वजूद नहीं मिलता था। इस बिना पर मैंने उसके मिशन के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। वैसे मुझे यह ख्वाहिश जरूर थी कि जब स्पेशल टास्क फोर्स के स्टेशन मुल्क भर के शहरों में फैले हुए थे तो शुमाल में किसी काम के लिए वहां के किसी मकामी स्टेशन के सरबराह से काम लेने के बजाय अव्वल खान को क्यों तलब किया गया था। अच्छा हुआ कि तुम लौट आए। हमने कामों के सिलसिले में तुम्हारी कमी का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन उससे वो दोस्ती और बेतकल्लुफी नहीं है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे ना होने की वजह से मैं छावनी की चेक पोस्ट पर एक बार फंस गया था। फोन पर अहमद ने मुझे बताया था अब तुम जिस वक्त भी आओगे तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। तो क्या कर्नल जमाल दस्ती का कार्ड तल्फ कर दूं? मैंने कदरे हैरत से पूछा। वो नाम अब बहुत मखदूश है, इसे तल्फ ही कर दो। वो किसी भी वक्त तुम्हारी जान का जंजाल बन सकता है। बज़ाहिर बॉब राफेल का मामला निमट गया है मगर जान स्मिथ के आदमी इस वक्त भी होटल के अमले और ग्राहकों से जाती राब्ते करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी किन हालात में हुई थी और इसमें कौन सी एजेंसियां मुलविस थी। तो क्या ये खबर दुरुस्त है कि जान स्मिथ कराची में CIA का मकामी चीफ है? चंद रोज पहले तक मुझे भी यही गलत फहमी थी। जान स्मिथ सिर्फ कराची के लिए नहीं बल्कि एक बड़े खित्ते के लिए काम कर रहा है। वो पूरे पाकिस्तान के साथ ईरान और अफगानिस्तान में भी CIA को कंट्रोल करता है। मैं इसी के पैदा किए हुए एक फितने के सद्देबाब के लिए कराची से बाहर किया हुआ था। शदीद ख्वाहिश के बावजूद मैंने इस बारे में तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा किया, आप भी खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे असल खुशी इस बात की है कि बॉब राफेल को बुरी तरह रगड़ने के साथ तुमने एक और ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल की है। जब मुनासिब समझो तो मुझे इससे आगाह कर देना। फिलहाल तुमने मुझे नई उलझन में डाल दिया है। तुम्हें खुद अंदाजा हो जाना चाहिए तुम IB के 2 मकामी अफसरान के साथ बराह रास्त CIA के एक बड़े ओहदेदार से मिले हो और उससे शुबा भी नहीं हुआ कि तुम डैनी हो सकते हो। इसका मतलब है कि दरमियानी खराब दौर गुजर चुका है और अब तुम माजी की तरह एक बार फिर अमरीकियों के लिए महज एक नाम बनकर रह गए हो। वाकई तुमने बिल्कुल सही नतीजा अखज़ किया है। मैंने खुले दिल से एतराफ़ किया। शुरू से अब तक मेरा ज़हन इस नुक्ते की तरफ मफजूल नहीं हो सका था। ऐसी सूरत में कर्नल जमाल दस्ती वाला मफरूज़ा वाकई दफन हो जाना चाहिए। अब अपनी उलझन के बारे में भी बता डालो। मेरा ख्याल है कि मैंने तुमसे सीधी सीधी बातें की हैं। अगर जान स्मिथ 3 अहम मुल्कों में से CIA की सरगर्मियों का निगरान है तो वो कराची में क्या कर रहा है? उसकी तैनाती का बेहतर मकाम इस्लामाबाद होना चाहिए था। वहाँ वो ज्यादा बाखबर रह सकता है। इस्लामाबाद हमारे मुल्क का हिसास तरीन शहर है। वहाँ हमारी एजेंसियों का नेटवर्क और हिफाजती हिसार बहुत मजबूत है। हर मुश्तबा शख्स पर कड़ी नजर रखी जाती है। हमारे दुश्मनों ने अपने तल्ख तजर्बात के बिना पर IB और ISI को भी अफसानवी दर्जे पर फाइज किया हुआ है। हो सकता है कि इसी बिना पर उसे कराची में रखा गया हो। IB वाले यहाँ भी हैं, बल्कि यहाँ तो इनके पास सदफ मेंशन जैसी खौफ आवर अमारत भी है। इदारा एक ही होता है मगर मकाम की अहमियत के एतबार से उसकी अमूमी कारकर्दगी मुख्तलिफ होती है। इस्लामाबाद में इनके बेहतरीन और तजर्बेकार आदमी यकजा हैं और अब तो तुम भी आधे IB वाले हो गए हो। इसने आखिरी फिक्रा हंसी के दौरान में अदा किया था मगर मैंने संजीदगी से कहा वक्ती तौर पर किसी से भी मिल बैठूं STF से मेरी वाबस्तगी कमजोर नहीं हो सकती क्योंकि तुम लोग मेरे तरीकों के मुताबिक काम करते हो। इस्लामाबाद में फोन पर जलाल से 2 मरतबा बात हुई तो मैंने अंदाजा लगाया कि वो तुम्हारे साथ बहुत बेतकल्लुफ हो चुका है। हो सकता है कि वो तुम्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करे।
یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بے تکلفی میں اضافہ ہوا ہے۔ خشک، نازک اور اعصاب شکن فرائض کی مسلسل ادائیگی سے اکتا کر اس نے مجھ سے کچھ بے سروپا باتیں بھی کی ہیں جنہیں میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ اپنے بڑے عہدوں کے حصار میں گھرتے چلے جاتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے کھل کر بات نہیں کر سکتے، جاننے والوں سے سوچ سوچ کر ہر لفظ بولتے ہیں۔ انہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے کسی قول یا فعل سے کوئی اہم سرکاری راز افشا نہ ہو جائے۔ یہ بوجھ حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے تو انسان کسی قریبی دوست کے ساتھ فضول گوئی کر کے دل کی بڑھاس نکال لیتا ہے اور بس تمہارا تجزیہ قابل قدر ہے۔ اسلام آباد کو ویسے بھی گریڈوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ میل جول اور سماجی زندگی میں بھی لوگ ایک دوسرے کے گریڈ کا دھیان رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جلال اسی تصنع سے اکتایا ہوا ہو۔ اول خان کو مجھ سے فرصت سے بات کرنے کا موقع ملا تھا تو وہ ہر موضوع کے ساتھ مکمل انصاف کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے اپنے مثانے پر ہلکے سے دباؤ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نرمی سے کہا، اب ہمیں 2 قیدیوں کو دیکھنا ہے جو تمہارے اسٹیشن 4 میں بند ہیں، کل صبح وہیں ملاقات ہوگی، ابھی کیوں نہیں آ جاتے؟ اول خان نے جھٹ سے سوال کر دیا۔ وہ دونوں برے حال میں ہیں اور ان کی زبانیں چل پڑی ہیں، لیکن حامد اس صورتحال سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسے نہیں معلوم کہ تم ان سے اپنے کن سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ابھی آ جاؤ تو صبح دیر تک نیند پوری کر سکتے ہو، میں بھی اپنا وزن ہلکا کر لوں گا۔ تمہیں اپنا کون سا وزن ہلکا کرنا ہے؟ میں نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا۔ فنڈز آ گئے ہیں، تمہارا وہ ادھار ادا کرنا ہے جو برائن ڈیسنٹ کے قتل کے لیے تم نے رستم ایرانی کو ادا کیا تھا۔ اس نے یاد دلایا، ایس ٹی ایف کافی دن تمہاری مقروض رہی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے رقم کی اتنی زیادہ حاجت نہیں ہے۔ رستم کو وہ رقم ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں وہ رقم تم سے وصول کروں گا۔ ویسے تم اصرار کر رہے ہو تو میں آ جاؤں گا۔ اس مرحلے پر میں نے ذرا بھی اشارہ نہیں کیا کہ اکرم الہی کی خفیہ فائل کے بارے میں حالات نے یکا یک کیا کلا بازی کھائی تھی۔ اسے نیما والے معاملات کی بھنک بھی مل جاتی تو وہ گفتگو زیادہ طول پکڑ سکتی تھی۔ تم جانتے ہو کہ اکرم الہی اور مقبول چودھری کی کھوپڑیوں میں کیا کچھ موجود ہے اور اس میں سے کیا کچھ اگلوا کر ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اعصاب ٹوٹ پھوٹ جائیں تو مجرموں کے لیے رات کی ہیبت بہت زیادہ ڈراؤنی ہو جاتی ہے۔ دن کے اجالے کے مقابلے میں وہ اندھیرے میں زیادہ آسانی سے سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں چند منٹ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، میں نے گفتگو ختم کرتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ ویرا نے کچھ ہی دیر پہلے خاصی مینوشی کی تھی، مگر مباحثے میں الجھ جانے کے باعث اس کا خاصا خمار اتر چکا تھا۔ پھر بھی وہ اس وقت باہر جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ معمول کے برعکس اس وقت سلطان شاہ نے بھی میرے ساتھ جانے کے لیے ضد نہیں کی۔ میرے گھر سے اسٹیشن 4 تک کا فاصلہ زیادہ طویل نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں ان میں سے کسی کی پیشکش کا منتظر تھا۔ آپ چاہیں تو میں ساتھ چلوں؟ غزالہ نے شاید میری آنکھوں سے میری وہ خواہش پڑھ لی۔ نہیں، سلطان شاہ جلدی سے بول پڑا، تم جا کر کیا کرو گی؟ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ غزالہ میری خواہش کے سامنے کسی کے مشورے کو وقت نہیں دے گی۔ سلطان شاہ کے لہجے کی بوکھلاہٹ سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ویرا کے ساتھ ایک لمبی مدت گزار لینے کے باوجود اس نفسیاتی خوف سے نجات نہیں پا سکا تھا جو اسے ویرا کی طرف سے تنہائی میں لاحق رہتا تھا۔ ویرا بظاہر سلطان شاہ سے ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے پر الجھتی رہتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں سلطان شاہ کے لیے پسندیدگی کے جراثیم پرورش پا رہے تھے۔ سلطان شاہ سے ہر وقت مخالفت کے اظہار پر کمر بستہ رہنے کے باوجود وہ اسے نفرت نہیں کرتی تھی، بس اپنی پیش رفت کے جواب میں منفی رد عمل کا سامنا کرنے کی وجہ سے چڑچڑے پن کا شکار رہتی تھی، اور وہی اس کی کمزوری تھی۔ مجھے غزالہ کی روانگی پر سلطان شاہ کی تشویش کا سبب معلوم تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ ہم دونوں کی غیر حاضری میں ویرا اور سلطان شاہ کے درمیان کچھ خوشگوار سی جھڑپیں ضرور ہو سکتی تھی۔ کسی بڑے فساد کا امکان نہیں تھا، کیونکہ ویرا اپنے تمام ترجارحانہ تیوروں کے باوجود کچھ اخلاقی حدود سے بہت زیادہ تجاوز نہیں کرتی تھی۔ غزالہ میرے ساتھ چلی تو سلطان شاہ نے ایک بار پھر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر غزالہ نے بات ہنسی میں اڑا دی۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ ویرا بھی گھر میں رہے گی، یہی تو میری پریشانی کی جڑ ہے۔ سلطان شاہ کا رہا، یہ پی کر بہکے گی اور میرے لیے مسائل کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ سے بہتر ہے کہ میں اکیلا عیش کرتا رہوں، تم اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ نا۔ میں نے اس کی سنی انسنی کر دی اور غزالہ کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ رات ہو گئی تھی مگر زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی۔ گلشن اقبال کی سڑکوں پر ٹریفک کے ہجوم میں قدرے کمی ضرور آئی تھی، مگر پھر بھی یونیورسٹی روڈ پر بھرپور ٹریفک کی روانی باہر دکھا رہی تھی۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں اسٹیشن 4 پہنچ گئے۔ اول خان نے بہت تپاک سے ہمارا استقبال کیا۔ خامد بھی پورے ادب و احترام کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس وقت پاکستان میں بے شمار NGOs کام کر رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ ان میں بعض اپنی سماجی اور معاشرتی سرگرمیوں کے بارے میں مخلص رہی ہوں، مگر ہمارے تجربے نے ثابت کر دیا تھا کہ فریڈم انٹرنیشنل اس نقاب کی آڑ لے کر خود غرضی، مفاد پرستی اور اس سے بھی بڑھ کر ملک سے غداری کی راہ پر گامزن تھی۔
वो जहरीला पौधा अकरम इलाही का लगाया हुआ था, जो वक्त के साथ बार आवर होकर पाकिस्तान की जड़ों में जहर फैला रहा था और उसके बदतरीन दुश्मनों को अपना साया फराहम कर रहा था। इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि अकरम इलाही के बरक्स इसका भांजा मकबूल चौधरी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। उसने अपने मामू को मंजर से हटाते ही अपने मजमूम अजाइम के हसूल की कार्रवाइयां बहुत तेज कर दी थी, मगर मकबूल की इन हरकतों से अकरम इलाही के जुर्म की संगीनी कम नहीं होती थी। मकबूल चौधरी की गिरफ्तारी में नरगिस के नाम का गहरा दखल था। अकरम इलाही ने अव्वल खान की मौजूदगी में इस शुबे का इजहार किया था कि इसके भांजे ने माइक्रो सेंटर से फरार होकर अपनी दोस्त नरगिस के घर बना ली होगी। मैं नरगिस और फिर उसी के हवाले से इसकी मां नसरीन के बारे में पूरी कहानी अव्वल खान को सुना दी। नीमा का नाम मैंने दानिस्ता गोल कर दिया। इसे यह बताने की जरूरत भी नहीं थी कि मकबूल चौधरी का एक मुश्तबा ब्रीफकेस नसरीन की तहवील में था। दोनों मुजरमों से पूछगछ के दौरान में इसका जिक्र खुद ब खुद सामने आ जाता। हमने अकरम इलाही के बारे में इस वक्त कोई फैसला नहीं किया था कि उसे जिंदा रखकर छोड़ देना था या उसके जराइम की पादाश में खामोशी से कैफरे किरदार को पहुंचा देना था। इस बेयकीनी की वजह से हामिद ने यह एहतियात रखी थी कि इसका कोई आदमी गैर जरूरी तौर पर अकरम इलाही की नजरों में न आने पाए। इस एहतियात को मद्देनजर रखते हुए मैंने गजाला को अव्वल खान के दफ्तर में छोड़ा और खुद खामद के साथ उस कमरे की तरफ चल दिया जिसमें अकरम इलाही कैद की साहुबतें झिल रहा था। वहां मौजूद मुहाफिज ने हम दोनों को पूरी मुसाददी से ताजीम दी। खामद बाहर ही रुक गया और मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सपाट फर्श, नंगी दीवारों और बंद दरवाजों और खिड़कियों के सिवा इस कमरे में कुछ भी नहीं था। ऊंची छत से लटका हुआ एक बल्ब कमरे में उजाला कर रहा था। इस उजाले में अकरम इलाही किसी गठड़ी की सूरत में सिमटा हुआ फर्श पर पड़ा करा रहा था। मेरे कदमों की चाप सुनकर उसने फर्श से सर उठाया और फटी फटी दहशत सदा निगाहों से मेरी तरफ देखकर बोला, ओह, तो आखिरकार तुम भी अपने असल रूप में सामने आ ही गए। उसके हल्क से रुक रुक कर और फंसी फंसी आवाज बरामद हो रही थी। जब तुमने अपना असली चेहरा बेनकाब कर दिया है तो ये सब होना ही था। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, मेरा अंदाजा था कि तुम मजलूम हो और तुम्हारा भांजा तुम्हारी बेखबरी में फ्रीडम इंटरनेशनल को गंदा कर रहा है, मगर खुदा की कसम तुम ठीक कह रहे हो। वो मेरी बात काट कर दरमियान ही में बोल पड़ा, सारा कसूर मकबूल चौधरी का है, वो पक्का नमक हराम है। उसने बुढ़ापे में मेरा मुंह काला कर दिया, मैं बेकसूर हूं। शट अप, मैंने सर्द लहजे में झाड़ दिया। अब यह अदाकारी नहीं चलेगी। बोब राफेल से मुलाकात के लिए माइक्रो सेंटर से फरार होकर तुमने अपने हाथों से अपनी कब्र खोद ली है। मैं मजबूर था, वो बेबसी से करा। मुझे इससे मिलने में हमेशा ही ऐसी एहतियात करनी पड़ती है। वो अपनी गैर सफारती सरगर्मियों को पोशीदा रखता है। मुझसे जरा भी बेएहतियाती सरजद होती तो वो मुझे मरवा देता। वो सरासर झूठ बोल रहा था। बोब राफेल को यह जरूर मालूम था कि फ्रीडम इंटरनेशनल में गड़बड़ हुई है, लेकिन उसे सही अंदाजा नहीं था कि अकरम इलाही किन हालात से दो चार था। इसने अकरम से फोन पर भी बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की थी। इससे मिलने के लिए अकरम इलाही ने जो पुरइसरार और राजदाराना तरीका इख्तियार किया वो उसके अपने जहन की पैदावार था। वो तुमसे क्यों मिलने आया था? मैंने इस बहस में उलझे बगैर पूछा। वो काफी अरसे से मेरे चक्कर में है, धोखा देकर मुझे ठिकाने लगाना चाहता है। वो सोच कर आया था कि मैं इस वक्त मकबूल के अजाब से ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ हूँ। इसके दबाव में आकर कागजात इसके हवाले कर दूंगा। इसके आसाब वाकई जवाब दे चुके थे। उसने मेरी किसी मेहनत के बगैर अज खुद वो अहम तरीन एतराफ़ कर लिया था। मुझे तवक्का थी कि वो अपनी बात जारी रखेगा, मगर वो दरमियान में ही खामोश होकर हाँफने लगा। मैं चंद सानियों तक उसे घूरता रहा और सोचता रहा। फिर मैंने आगे बढ़कर उसकी पुश्त के निचले हिस्से पर जोर से ठोकर लगाई और वो चीख कर फर्श पर तड़पता रह गया। काल्पनो इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं कुछ पूछूं तो जवाब मुकम्मल होने तक रुके बगैर बोलते रहो, वरना ठोकरों से तुम्हारी पुश्त लहू लुहान करके रख दूंगा। मेरी इससे ज्यादा बात नहीं हुई। हमारी मुलाकात मुश्किल से चंद मिनट जारी रही, फिर तुम नमूदार हो गए। वो चढ़े हुए सांसों के दरमियान जल्दी जल्दी बोलने लगा। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी और मकबूल की लड़ाई ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कोई एजेंसी फ्रीडम इंटरनेशनल के पीछे लग गई तो वो कागजात किसी भी लम्हे मेरी तहवील से निकल जाएंगे। बोलते रहो। उसकी गुफ्तगू में वक्फा आते ही मैंने उसे टोका। खामोश हुए तो मेरी ठोकर एक नया जख्म पैदा कर देगी। मुझे मालूम है कि ये बहुत बुरे लोग हैं। उसने गहरा सांस लेकर दोबारा बोलना शुरू कर दिया। महज अपने कागजों की वजह से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। ये एक बार जिसके खिलाफ हो जाए इसे कभी मुआफ नहीं करते। कागजात वापस लेते ही मुझे अपने रास्ते से हटाकर मकबूल को सामने ले आएंगे। इनकी शय पर मकबूल मुझे माजूल कर ही चुका था, मगर तुमने दखल देकर मुझे आज़ाद करा दिया। ये लोग हर वक्त बाखबर रहते हैं। बोब को पता नहीं कहां से पता चल गया कि मैं मकबूल की कैद से निकलकर दोबारा आज़ाद हो गया हूँ। उसने कल बहुत रात गए मुझे फ़ोन करके आज सुबह होटल के रेस्तोरां में मिलने का हुक्म दिया था।
मगर तुमने आकर पूरी बाजी उलट दी। इंसानी हकूक के बारे में जारी किया जाने वाला पैगाम किसका बनाया हुआ था? मैंने पूछा। मैं इस वक्त कैदी बनाया जा चुका था। मुझे मकबूल की जुबानी पता चला कि उसे वो पैगाम फोर्ड फाउंडेशन ही से मिला था। उसने हदायत के मुताबिक फ्रीडम इंटरनेशनल की तरफ से वो मतिन अखबारों को जारी कर दिया। वो इसी सिलसिले में मेरे जरिए फोर्ड फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन से रकम का मुतालबा करना चाह रहा था। एक पुराना सवाल मेरे ज़हन से साफ हो गया। मैंने दोबारा ताज़ा मौजू की तरफ आते हुए पूछा, तुम्हारे जमा किए हुए वो कागजात अब कहाँ हैं? मकबूल चौधरी मेरी आस्तीन का सांप साबित हुआ है। वो पश्चिमा आवाज में बोला। उसे शुरू से आखिर तक हर बात का इल्म था। वो मेरा भांजा है। मैंने कभी उससे कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की। उसे अच्छी तरह मालूम था कि जब तक वो कागज मेरे कब्जे में है हम महफूज रहेंगे और हमें फोर्ड फाउंडेशन से इमदादी रकूम मिलती रहेगी। मैंने पूछा था कि वो कागजात अब कहाँ हैं। मैंने सख्ती से उसे याद दिलाया। वो मकबूल चौधरी के पास होंगे। उसे बिला तवक्कुफ कहा। उसकी कैद से रिहाई पाने के बाद मैंने कल रात ही अपनी तिजोरी और अलमारियों का जायजा लिया था। वहां से फाइल और भारी नकदी गायब है। नकदी गायब है? मैंने चौंक कर कहा। जब मकबूल हर चीज पर काबूज हो चुका था तो उसे रकम चुराने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे हट जाने के बाद सब कुछ उसका हो चुका था। अकरम इलाही ने अपनी उठी हुई गर्दन फर्श पर डाल दी और मायूसाना आवाज में कहा। वह सूरत हराम साबित हुआ। मैं शुरू ही से उसके लक्षण नहीं समझ सका। वो बिगड़ा हुआ था। उसके ठाट बाट शाहाना थे। वो यकीनन लंबी रकमों का मकरूज रहा होगा। मेरी दौलत पर कब्जा करने के बाद उसने पहली फुर्सत में अपने पुराने कर्जे चुकाए होंगे। उसने तिजोरी से अपनी जरूरत की रकम निकाल ली। बाकी रकम और पौंड्स वगैरह जूं के तूं रखे हुए थे। उसने इन्हें नहीं छेड़ा। और फाइल कहाँ तहलील होगी? मैं हर बात उसकी जुबान से सुनने का ख्वाह था। मैंने फाइल उसे बताकर तिजोरी में रखी थी। मेरे साथ कोई बुरा वाकया पेश आने पर उसे वो फाइल प्रेस को जारी करनी थी। जब उसने मेरा तख्ता उल्टा तो उसके लिए भी वो फाइल इतनी अहम थी। उसने उसे कहीं और पहुंचा दिया। मैं शर्त लगा सकता हूं कि उसने वो फाइल किसी को वापस नहीं की थी। ऐसा हो चुका होता तो बोब राफेल इस्लामाबाद से कराची ना आता। उसे उसके सितारों की गर्दिश कराची लाई थी। अब वो सारी जिंदगी कराची के नाम से डरता रहेगा। वो कहाँ है? मैं तो होटल से भाग गया था मगर तुमने उसे वहीं घेर लिया था। उसने पूछा। वो अकरम इलाही का पहला सवाल था। मैंने उसका गोल मोल जवाब देना जरूरी समझा। इसकी कहानी भी वही है जो अभी तुमने सुनाई है। अगर तुमने कहीं भी झूठ बोला होता तो मैं इसी वक्त ठोकरें मार मार कर तुम्हारा भेजा बहा देता। मगर वो अब है कहाँ? अकरम इलाही ने खौफजदा लहजे में अपने सवाल का पहला हिस्सा दोहराया। वो किसी कुत्ते की तरह पागल हुआ जा रहा था। अगर वो सफारती अफसर ना होता तो इस वक्त तुमसे भी बुरे हाल में होता। अब वो रिहा होकर अपने रेवड़ में जा चुका है। मैंने बात खोल दी। मेरा जवाब सुनकर उसकी बेनूर आंखों में उम्मीद की चमक सी कूद गई और उसने ससराती हुई आवाज में पूछा, अगर तुम्हें कायदे कानून का इतना पास है तो तुम यकीनन किसी जिम्मेदार सरकारी एजेंसी के आदमी हो। तुम्हारा ताल्लुक आईबी से है ना? अपने जहन से इस बात को झटक दो। हम जो भी हैं मजलूमों की मदद करते हैं, जालिमों और गद्दारों की कलाई तोड़ डालते हैं। जब तक तुम मजलूम नजर आते रहे हमने मदद करके तुम्हें आजादी दिलाई। लेकिन तुम्हारी असल करतूत सामने आ जाने के बाद अब हम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जल्दी तुम अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। मेरे इन अल्फाज ने उसे दहला दिया। वो किकिया कर रो पड़ा और फर्श पर उसके जिस्म के गिर्द नमी का एक दायरा सा फैलता चला गया। खुदा के लिए मुझे ना मारना। मैंने कुछ नहीं किया। मैं गुनाह हूं। सारा कसूर मकबूल का है। इस वक्त वो अपनी ही बखेरी हुई आबी गलाजत में पड़ा हुआ था। मुझे उसके कुर्ब से घिन आने लगी। मैंने बुलंद आवाज में उसे लताड़ा और वापसी के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गया। बाहर हामिद मेरे इंतजार में बरामदे में खड़ा हुआ था। मुझे देखते ही वो तेजी से आगे बढ़ाया। अकरम इलाही के हाथ पैर खुले हुए थे। इस वजह से मेरे निकलते ही मुसल्ला मुहाफिज ने उसके कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से बोलट कर दिया। अकरम इलाही तो फिर भी बहुत सेहतमंद और बेहतर हालत में था। इससे भी गए गुजरे बल्कि करीबुल मर्ग मुजरमों को जब अपने आसपास मौत के भयानक साए रक्स करते नजर आते हैं तो अपनी सारी तवानाइयां यकजा करके निकल भागने की दीवानावार कोशिश कर डालते हैं। ऐसे किसी खतरे के इक़्तिदार के लिए उसके कमरे का बंद रहना ही बेहतर था। वहां से निकलकर मैं एक और करीबी कमरे में पहुंचा। वहां मकबूल चौधरी अपने मामूल से ज्यादा अबतर हालत में था। बेएहतियाती और देखभाल न होने की वजह से उसके पुराने जख्म भी खराब हो रहे थे। वो शुरू ही से जारहाना अज़ाइम का इजहार करता रहा था। इस वक्त भी उसने मेरी मौजूदगी का इदराक करते ही अपने मुकद्दर को गलीज गालियां देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि मुसल्ला मुहाफिज भी बौखला कर अंदर आ गया। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा था मगर मेरे लिए इसका वो रवैया तौहीन अमेज था। दुश्मन से वैसे भी इखलाक और शाइस्तगी की तवक्का नहीं रखी जा सकती। उसकी जुबान बंद कराने के लिए मैंने मुसल्ला मुहाफिज को इशारा किया और उसने मकबूल के चेहरे पर चंद ही मुक्के लगाए थे
کہ اس کا سارا کسب نکل گیا اور وہ گڑگڑانے پر اتر آیا۔ اکرم الہی نے سارے الزام اس پر عائد کیے تھے۔ مقبول چودھری نے اپنے ماموں کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا ماموں بلا کا شراب نوش اور عورتوں کا رسیہ تھا۔ ان عیبوں کی وجہ سے اس کی شادی ناکام رہی تھی اور پھر وہ شان و شوکت سے تجرد کی آزادانہ زندگی کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنے کاموں میں مدد کے لیے مقبول کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں مقبول کو اپنی آمدنی کے بڑے ذرائع کا علم ہو گیا۔ اس نے اپنی بنیاد فورڈ فاؤنڈیشن کے پیسے سے بنائی، پھر اپنے مراسم کے سارے ہیروئن کی اسمگلنگ کرنے والوں کے ساتھ سرمایہ کاری شروع کر کے لمبی رقمیں بٹورنے لگا۔ کچھ دنوں میں مقبول کو اندازہ ہوا کہ اس کے ماموں کی بیشتر آمدنی اس کی ذاتی محنت کا ثمر ہے۔ وہ خود عیش و عشرت میں پڑا رہتا اور مقبول کو احکامات جاری کرتا رہتا۔ اپنے اخراجات کے معاملے میں وہ پوری فیاضی سے کام لیتا، لیکن مقبول کو سسکا کر رقم دیتا تھا۔ اخراجات کی اس تنگی نے مقبول کے دل و دماغ میں بغاوت کا بیج بو دیا۔